पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज खान के नाम। जी हाँ, इमरान खान, जिन पे ऑब्वियसली मीडिया बैन लगा हुआ है, फिर भी बैनुल अक़वामी मीडिया में हेडलाइंस ब्रेक कर रहे हैं। हमारा जो पिछले दिनों जो इंटरव्यू हुआ, आज इस शो के दूसरे सेगमेंट में, उसमें डिटेल में मैं आपको वो चला के भी दूंगा जो इंडिया पे उन्होंने बोला, जिस पे बहुत सारे लोगों को खार चढ़ गई है। स्पेशली ख्वाजा आसिफ ने थ्रेटन कर दिया है कि खान साहब के ऊपर एक और चार्जशीट लग सकती है, क्योंकि जो उन्होंने मुझसे बातें की हैं जनरल बाजवा के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में वगैरह, वो अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, या जिन्हें मैं प्यार से मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस कहता हूं, उन्होंने ये तड़ी क्यों लगाई है। एक और ऑफिशियल आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक और क्यों मुकदमा हमारे इंटरव्यू की वजह से खान साहब पे लगाया जा रहा है। ये क्या ज्यादती हो रही है, क्या ये ज्यादती है या नहीं है, इस सब पे बात करेंगे। मगर पहले, खान डिस्पाइट ऑफ हिज मीडिया बैन इज स्टिल इन द हेडलाइंस। हिंदुस्तान का शायद सबसे मोतबर अखबार द हिंदू आज ये हेडलाइन चलाता है, Indo-US joint statement introduces Pakistan to promoter of cross-border terrorism. इमरान खान, तो इमरान खान कहते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका की जो जॉइंट स्टेटमेंट है, जो कल निकली है, परसों निकली है, उस से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, उसका प्रमोटर है और कुछ नहीं। ये सब क्यों और कैसे हुआ है, पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दें। मोदी साहब अमेरिका में थे, आज वो अमेरिका से निकले हैं, बहुत जबरदस्त उनका एक हनीमून ट्रिप गया है, स्टेट विजिट गया है, उनको दबादब रोटी भी खिलाई, जिल बाइडन ने लगता है अपने हाथ से बनाकर खिलाई, जिस तरीके से फर्स्ट लेडी ने उनका इंतजाम किया, बंदोबस्त किया। बाइडन साहब ने जबरदस्त उनके लिए एक स्टेट गाला किया, बहुत सारी डिफेंस डील्स, बहुत सारी टेक डील्स, बहुत सारी बिजनेस डील्स, इस सब पे बात हो चुकी है। पिछला मेरा ब्लॉग देख लें, लगा हुआ है। मगर पाकिस्तान को कुछ हद तक टारगेट किया गया। पहले तो हमने देखा कि जो पहले एक दो दिन थे, उसमें पाकिस्तान को बगैर नाम लिए बोलना शुरू किया मोदी ने कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम साथ हैं, हम साथ हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान साथ हैं। मगर आखिर में जाते जाते एक ग्रेनेड फेंका पाकिस्तान की तरफ, जो जब फटा तो ऑब्वियसली उससे बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ। मेन जो था वो ये था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट, जो अक्सर एक रिवायत है, अमेरिका जब भी किसी बड़े मुल्क को होस्ट करता है, ज्यादातर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलती है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट निकली, इसमें पाकिस्तान को पैसिवली नहीं, बगैर नाम लिए नहीं एड्रेस किया, बल्कि नाम लेके, क्लियरली लेके एड्रेस किया, पाकिस्तान को ब्लेटेंटली मेंशन किया, और इनफैक्ट पाकिस्तान को वार्निंग दी, पाकिस्तान को, जो हिंदुस्तानी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, चेतावनी दी। अच्छा, वो चेतावनी क्या थी और वो पढ़ के खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने तो एक ट्वीट की, उस ट्वीट में ये जो स्टेटमेंट थी ये अटैच की। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इस ट्वीट में मैं पहले आता हूं। मगर खान ने क्या लिखा? खान ने लिखा कि जनरल बाजवा along with his PDM cronies claimed that I had isolated Pakistan internationally। मतलब कि बाजवा कहता था अपने ये बाकी जो चम्मच हैं उनके साथ, पीडीएम के चम्मच हैं, कहता था कि पाकिस्तान को मैंने आइसोलेट कर दिया है इंटरनेशनली, मतलब पाकिस्तान को अलग कर दिया है। The question we want to ask him and PDM is that after a year in government and countless trips of Pakistan's foreign minister to the US, the joint India-US statement reduces Pakistan to a promoter of cross-border terrorism in India, nothing more। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, खान साहब कहते हैं कि ये जो पीडीएम है, और उससे भी, बाजवा से भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल की हुकूमत के बाद और बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत सारी जो उन्होंने ट्रिप्स मारी हैं अमेरिका की, उसके बाद फिर भी पाकिस्तान इस वक्त को एक क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट का खिताब दिया है। इससे बड़ा, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के प्रमोटर का खिताब दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। No balancing statement about the gross human rights violation, human rights abuse in Kashmir, or the appalling treatment of minorities, especially Muslims in India। इस स्टेटमेंट में कोई मेंशन नहीं किया, अमेरिका को करना चाहिए था मगर नहीं मेंशन किया, कि मुसलमानों के साथ मोदी क्या कर रहा है, और कश्मीर में मोदी क्या कर रहा है, अपनी अक़लियतों के साथ मोदी क्या कर रहा है। सो
Now, the imported government experiment has not just made Pakistan irrelevant internationally, but our democracy, rule of law, and the entire economic and institutional structure is also collapsing right in front of our eyes. तो ये जो imported हुकूमत है, इसकी वजह से या पाकिस्तान एक तो फजूल हो गया है, irrelevant हो गया है, और फिर हमारी जो जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ है और मुईशत है, वो सब साथ साथ खत्म हो गई है। ये खान ने लगाया, और नीचे खान ने ऑब्वियसली वो जो तड़ी थी वो लगाई। आप देख सकते हैं तड़ी में मोटा मोटा लिखा है, लंबी अंग्रेजी है मगर मोटा मोटा लिखा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान साथ हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान जो दहशतगर्दी है हर किस्म की उसके खिलाफ खड़े हैं। बाइडन साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जो 3 कश्मीरी ग्रुप हैं, और अलकायदा और आइसिस जो 2 बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द के ग्रुप हैं, इनको कंडेम करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करते हैं, और पाकिस्तान को कहते हैं कॉल्ड ऑन पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान को ये करके कि तुम लोग इमीडिएट एक्शन लो और अपनी सरजमीन को, या जो जमीन जो तुम लोग के नीचे है, मतलब कि आजाद कश्मीर, उसको टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज ना होने दो। और 26/11 मतलब मुंबई अटैक्स और जो पठानकोट के अटैक्स हैं, उनके जो दहशतगर्द हैं, उनमें जो लोग मुलविस हैं, उनको इंसाफ लाओ, उनके ऊपर जस्टिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस सब में तो एक्सपेक्टेड था। मोदी इंडिया जो है, मोदी का इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम पिछले दिनों में हमने देखा है कि मोदी साहब को जेट इंजन्स मिले हैं, मोदी साहब को $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं, $multi billion इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं, मोदी साहब से इलॉन मस्क मिल रहा है, मोदी साहब आ गए हैं और मोदी साहब छा गए हैं, जो हमने पिछले दिनों में कवर किया। मगर ये सब में जो पाकिस्तान को टारगेट किया है, इसमें इमरान खान जब बोला तो क्या हुआ? वेल, एक अदद हमारे साहब हैं जो काफी दिनों से चुप थे, वो बोल नहीं पड़े, ट्वीट कर पड़े। आजकल ट्विटर जो है वो ऑब्वियसली एक फैशनेबल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो आपके एक अदद वजीर खारजा हैं, वो बोल पड़े। उन्होंने एक अजीब सी ट्वीट की, जिस ट्वीट में ये था, मेरा ख्याल है ये इमोटिकॉन था कि मैं क्या करूं, राइट? और उन्होंने एक इमोजी लगाया, और इस इमोजी में उन्होंने एक नॉटी हरकत की, एक कोई सी हरकत की, और उन्होंने वही जो पैराग्राफ दूर से लगा मुझे जब मैंने पढ़ा कि ये तो यही पैराग्राफ लगा दिए, मगर उन्होंने एक और स्टेटमेंट 2020 की स्टेटमेंट, जब खान साहब एक्चुअली इक़्तिदार में थे, जब मोदी 2020 में आया था और ट्रंप से मिला था, जो साबिक इनके सदर हैं, अमेरिकियों के सदर हैं। और हम सबको पता है कि इमरान खान ने उस दिन मेरे शो पे भी बोला, हर वक्त बोलते हैं कि मेरी ट्रंप से काफी दोस्ती थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बिल्कुल ठीक था। तो उन दिनों की स्टेटमेंट लगाई बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और इंटरेस्टिंगली ये स्टेटमेंट तकरीबन वही स्टेटमेंट थी जो हमने परसों बाइडन के अंडर और मोदी के अंडर देखी। तो ये जो इमोजी लगाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने बगैर कुछ लिखे, बेसिकली खान साहब को ये दिखाया कि व्हाट्स द इशू, जब तुम, और कह गए बगैर लिखे कि जब तुम वजीर आजम थे और ट्रंप सदर था, और जब तुम बकौल तुम्हारे बहुत तुम बड़े दोस्त थे ट्रंप के, तो फिर भी ऐसी ही स्टेटमेंट निकली, और उस स्टेटमेंट में यही बातें की गई। जब ऑब्वियसली ये जो मूविंग अवे फ्रॉम द क्राइम सीन है, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया कि एक्चुअली क्या बिलावल भुट्टो सही कह रहा है, तो हमने देखा कि यस, इस स्टेटमेंट में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, कोई कश्मीर का मेंशन नहीं है, कोई मुसलमानों का मेंशन नहीं है, कोई अकलियतों का मेंशन नहीं है। तो ट्विटर पे जो ये जो खाना जंगी हुई, मैं कहता हूं, जो सिविल वॉर छेड़ी बिलावल भुट्टो ने, उस पे उनको पॉइंट्स तो शायद ट्विटर पे मिले, शायद 2-4 फॉलोअर्स भी मिल गए होंगे, मगर सवाल ये बनता है कि क्या इमरान खान गलत कह रहा है? पहला ये सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं। आई डोंट थिंक सो। बात तो वो सही कर रहा है कि पाकिस्तान को एक प्रमोटर बना दिया है, या इसमें कोई शक नहीं कि ये जो पाकिस्तान को प्रमोटर ऑफ टेररिज्म का जो ये टाइटल दिया हुआ है, जो इनवान ये अब दोनों हिंदुस्तानी और अमरीकी देने लग गए हैं, ये उनके अरसे से और उनकी रेजिम से, उससे पहले भी से चलता आ रहा है। मगर बिलावल भुट्टो के लिए भी एक सवाल है कि चलो तुमने ट्विटर की खाना जंगी कर ली, खान को ठेंगा दिखा दिया, या ये दिखा दिया, इमोजी दिखा दिया,
मगर क्या ये डिप्लोमेटिक था, क्या ये प्रोडक्टिव था, क्या ये दुनिया को नहीं दिखाता कि यार ये एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं? स्पेशली जब उस वक्त इन्होंने किया जब फॉरेन ऑफिस की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने ट्विटर पे एक पाकिस्तानी लीडर को ठेंगा दिखाने के लिए ज्यादा तरजीह दी। खान को ट्वीट वॉर करके खान के साथ जो भी है आप कह सकते हैं एक नोटी सी हरकत करके खान को तो चलो फिट कर दिया आप कह सकते हैं, और कोई इसका कोई मैं लफ्ज से ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि ट्विटर पे ठेंगा तो दिखा दिया आपने, इमोजी दिखा दिया, मगर क्या आप वाज दिस द वे? क्या आपको रिस्पॉन्ड ऑफिशियली नहीं करना चाहिए था? क्या आपको कुछ ऑफिशियली ज्यादा इससे सीरियस बात नहीं करनी चाहिए थी? मोदी और बाइडन आपके मुल्क के बारे में कह रहे हैं, इमरान उसको प्रोटेस्ट कर रहा है। बहुत खाली इमरान नहीं, हजारों लाखों लोगों ने ट्विटर पे इस चीज को डिटेस्ट किया है, को प्रोटेस्ट किया है कि भाई कश्मीर वगैरह ये खाली इमरान खान का सवाल नहीं था, मेरा भी सवाल था, लाखों लोगों का सवाल था। क्या आप पे नहीं लाजिम होता कि आप कोई रिस्पॉन्सिबल चीज बोलें, एक मुंह तोड़ जवाब दें, एक मेजर्ड स्टेटमेंट दें? नहीं, आपने ठेंगा दिखाया। मगर शुक्र है एक अदद आपका फॉरेन ऑफिस है, उसने जब आपने सियासत खेली, यू चोज टू प्ले पॉलिटिक्स, तो उन्होंने एक फॉरेन ऑफिस ने आप तो काफी फ्लिपेंट थे, काफी कैजुअल थे, मगर फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दी। फॉरेन ऑफिस ने कहा जी, और ये स्टेटमेंट कवर हुई, एक दो जरीदों में ज्यादा कवर नहीं हुई, इमरान खान की बाय द वे ज्यादा कवरेज हुई, फॉरेन ऑफिस को वैसे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता, मगर फॉरेन ऑफिस की एक स्टेटमेंट कवर हुई, उसने कहा जी ये अनवारंटेड है, वन साइडेड है और मिसलीडिंग है। मगर हम सबको पता है कि फॉरेन ऑफिस कौन चलाता है, और जो लोग फॉरेन ऑफिस चलाते हैं मैं उनका एक्चुअली इंतजार कर रहा था। बिलावल भुट्टो ने तो ठेंगा दिखा दिया ट्विटर पे, फॉरेन ऑफिस ने भी बेचारा अपना जो है ड्यूटी कर ली, मगर जो मेन चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि फौज, अब फौज कि आप अगर आप लोग पता नहीं ट्रैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक तो फौज का अकाउंट है, आईएसपीआर का अकाउंट है, ठीक है, आईएसपीआर बहुत दिनों से चुप है। ज्यादातर जो मेन चीजें होती हैं, चीफ वीफ जब कुछ कहते हैं तो उस वक्त आईएसपीआर बोलता है। मगर एक और नया अकाउंट शुरू हुआ है, मैं रेकमेंड करता हूं आप फॉलो करें इस अकाउंट को। इसको मैं, ये अपने आप को तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस न्यूज कहते हैं, मगर इस अकाउंट को मैं शैडो आईएसपीआर कहता हूं। मतलब ये आईएसपीआर का साया है, जो ऑफिशियली आईएसपीआर चीज नहीं बोलता, वो ये लोग अनऑफिशियली बोलते हैं। अब इन्होंने एक सेट ट्रैप लगाई इस सब के जवाब में, जब मोदी ने अपना सीन कर दिया और रोटी शोटी खा के जिल बाइडेन और जो बाइडेन के साथ जबरदस्त अपना वेजिटेरियन खाना खा के पाकिस्तान की माँ बहन करके जब मोदी साहब निकल गए आगे, तो फिर ये फौज जो है, या ये जो फौज का जो एक शैडो नेटवर्क है, शैडो आईएसपीआर है, ये जागा, और ये जाग के इसने ये बयान दिया कि आज सुबह 11:55 पर इंडियन फौज ने इनह्यूमैनिटी दिखाई है, और उसने कश्मीर इनोसेंट कश्मीरी बेचारों पे अटैक किया है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है। सतवाल सेक्टर में एक जो सिविलियन है वो शहीद हो गया है, 2 इंजर हो गए हैं। ये चराहे थे, ये आम लोग थे। और इंपॉर्टेंटली कहता है ये जो आपका शैडो आईएसपीआर है, जाली आईएसपीआर तो नहीं कहूंगा, मगर आईएसपीआर का एक आप कह लें छोटू आईएसपीआर है। छोटू आईएसपीआर कहता है, ड्रिवन बाय a newfound geopolitical patronage, Indian forces have embarked on a plan to take innocent lives to satiate their false narratives and concocted allegations. इतनी मुश्किल अंग्रेजी है कि पढ़ी ही नहीं जा रही, मगर कहते हैं कि इनको हिंदुस्तानियों को ये जो नई पेट्रोनेज मिली है, मगर जो कुछ नया जो इनको अब्बू मिला है, तो उसकी वजह से ये जो इंडियन फोर्सेस हैं, इन्होंने एक नया प्लान पे ये खड़े हो गए हैं कि जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, उनको टारगेट करे और अपने जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं और कंकॉक्टेड एलिगेशंस हैं उन पे काम करे। और फिर कहता है छोटू आईएसपीआर कि व्हाइल अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन द इंडियन साइड, हमने हिंदुस्तानियों को कंप्लेन की है, प्रोटेस्ट किए, पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड बैक in manner of its choosing to protect Kashmiri lives in the LOC belt. पाकिस्तान ये हक रखता है कि जवाबी कार्रवाई करे और अपनी मर्जी की टाइप की कार्रवाई करे एलओसी बेल्ट पे। इंडियन साइड इज रिमाइंडेड टू रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ कश्मीरीज, पर्टिकुलरली द इनएलिएबल राइट टू देयर लैंड्स। हिंदुस्तान को हम रिमाइंड करवाते हैं
कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानी हकूक हैं कश्मीरियों के, उनको वो रिस्पेक्ट करे, और जो स्पेशली वो लोग जिनकी ये सरजमीन है, जिनके मतलब कश्मीरी, जो आम कश्मीरी हैं, उनको उनके जो जमीन है उसका जो हक है वो पूरा दे। अच्छा, ये अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि एक तो आप बेसिक ह्यूमन राइट्स कश्मीरियों के तो हिंदुस्तानियों को रिमाइंड करवा रहे हैं, मगर बाकी जो पाकिस्तानी बेचारे हैं उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स किधर हैं? मगर आज ये इंटरव्यू पाकिस्तानी के बेसिक ह्यूमन राइट्स पे नहीं है, वो तो खैर फंडामेंटली आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं कि ये जो सब पूरा ड्रामा, एक इमरान खान की, मोदी की एक स्टेटमेंट से इमरान खान बोला, इमरान खान की एक स्टेटमेंट से बिलावल जागा, बिलावल ने जाके एक ट्वीट के बाद फॉरेन ऑफिस ने अपनी बेचारी टूटी भजा जो फॉरेन ऑफिस है उसने ड्यूटी की, और फिर छोटू ISPR बोल पड़ा, बीच में हिंदुस्तानियों ने एक बेचारे आजाद कश्मीरी को शहीद कर दिया। तो अब ये सब जो हो रहा है, इसमें मोटा मोटा ये नजर आ रहा है कि सब लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब बिलावल कुछ नहीं कर रहा बेचारा, मतलब इमरान खान बेचारा वही अपनी ट्वीटिंग कर रहा है, अकेला बैठा हुआ है, और मतलब फौज जो है उसमें इतनी तपड़ नहीं है कि ऑफिशियल अकाउंट से, अपने जो उसका एक्चुअल अकाउंट है उससे ये आप बात करें। उसने अपने छोटे अकाउंट से, जो उसका शैडो अकाउंट है, उससे ये बात करवा दी है। तो ये हुआ है पिछले 24-48 घंटे में डिप्लोमेटिक उसमें। ये आपकी इस वक्त कारकर्दगी है कि आप के पास ट्विटर के अलावा, और ये ट्विटर से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क से बात कर रहा है। ये हालात हाजरा है। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हालात हाजरा में ये सब किधर जा सकता है? हमें ये पता है कि ये बड़े अरसे बाद फायरिंग हुई है, ये इंपॉर्टेंट, ये खाली खाली इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बड़े अरसे बाद आप कह सकते हैं, लफ्ज LOC की वायलेशन नहीं बोला, ये खाली बोला कि एक आम शहरी को शहीद किया है, मगर शायद ये LOC वायलेशन काउंट करेगा। ये काफी अरसे बाद हमने देखा है कि LOC में कश्मीर में हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान ने अलर्ज किया है कि हिंदुस्तानियों ने कुछ किया है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरा जो सवाल है बनता है कि सीज फायर जो कश्मीर के साथ है, जो बाजवा ने अपने आखिरी दिनों में कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो अभी तक 2021 से, आखिरी दिनों में तो नहीं, अपने सेकंड टेन्योर के बीच में 2021 से एक सीज फायर है हिंदुस्तानियों के साथ। और अब क्लियरली लग रहा है कि वो पुश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो फौज है जनाब, वो कह रही है कि तुम्हारा नया एक अब्बू आ गया, तुम्हारा नया डैडी आ गया, इसलिए तुम पुश कर रहे हो। नया डैडी तो नहीं है, काफी अरसे से इंडिया और US स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। मगर इस सब में आपको पता है कि आज का मेन इवेंट जो है वो कश्मीर नहीं है। आज का मेन इवेंट हिंदुस्तान के बारे में जो खान साहब ने बोला है। पिछले दिनों में मेरे इंटरव्यू में मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, कल उसका मैंने पार्ट 1 चलाया, आज पार्ट 2 है आपके लिए। पता है आपको, अगर आपने नहीं देखा, अटलांटिक काउंसिल है, बहुत बड़ा इधर थिंक टैंक है, उधर मैं नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो हूँ, कभी कभार पढ़ाई लिखाई के काम करता हूँ उनके लिए। उसी चक्कर में खान साहब ने मुझे प्रिविलेज दी कि मुझे ये इंटरव्यू ग्रांट किया। ये इंटरव्यू हिट था, लाखों लोगों ने देखा, बहुत शुक्रिया, हजारों कमेंट आए, बहुत शुक्रिया। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इंटरव्यू से जो खबरें निकली हैं वो हिंदुस्तान के बारे में ऐसे वक्त पे निकली हैं जब मोदी इधर था, खान उधर था, वगैरह वगैरह। अब बहुत सारी खबरें ऑलरेडी हमने चला दी हैं, मगर ये आप देख सकते हैं जो अलग अलग जरीदों ने जो ये न्यूज़पेपर्स पे जो चला है। मगर कल जो दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो क्लेम करता है कि मेरा ख्याल है इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, मेरा ख्याल कहता है 100-125 हमारे शायद मिलियन फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ा दुनिया का अखबार है, कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर हैं अंग्रेजी के। उस पे भी मेरा इंटरव्यू जो खान का था, और खान का जो मौक़िफ़ था हिंदुस्तान के बारे में, वो कवर किया। अभी मैं आता हूं कि वो खान ने क्या बातें की, और फिर एक्चुअली दिखाऊंगा आपको कि खान ने एग्जैक्टली क्या बातें की, तर्जुमे के साथ बताऊंगा आपको। मगर आई स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, कल जो हमने था वो शुरू किया था कि ये जो इंटरव्यू है, इसका जो पहला हिस्सा है, अगर आप मुलाहिजा करें, मेरे लगा हुआ है, पिछला ही अपडेट है, हमने शुरू किया था कि भाई अमरीकियों को तुमने अमरीकियों की नाक में बहुत दम किया, और अमरीकी जो हैं जब तुम हटे, और जब अमरीकी अब तुम पे बहुत गुस्से हैं, और अब तुम्हें प्राइवेट सिटीजन कहते हैं। खान ने हमें वही बताया जो वो काफी अरसे से बता रहे हैं कि भाई मुझे जो समझ आ रही थी मैंने बोला। इसमें डोनाल्ड लू का भी नाम लिया उन्होंने, इसमें हुसैन हक्कानी साहब जो साबिक सफीर हैं पाकिस्तान के, उनका भी नाम लिया। अब इस स्टोरी में काफी गैप्स हैं, विच मस्ट बी
which must be put on the record. खान कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हकानी साहब की स्टोरी पे बात करते हैं। खान कहते हैं कि भाई बाजवा ने हकानी को हायर किया मगर मेरी हुकूमत के थ्रू हायर किया। एक तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या है, बाजवा ने हकानी को हायर कैसे कर लिया और क्यों कर लिया। एक तो खान का जो मौक़िफ़ है थोड़ा सा मेरा ख्याल है अपडेटेड नहीं है, क्योंकि जो हायर हुआ था बंदा उसका नाम रॉबर्ट ग्रेनियर है, ये CIA के साबिक अफसर हैं, अब कंसल्टिंग करते हैं। इनको हायर किया था इफ्तिखार दुरानी ने, ये खान साहब के चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनके साथ थे, सालों से इनके साथ हैं। वो इस वक्त किधर हैं कुछ नहीं पता, वो अंडरग्राउंड गए हुए हैं। फिर हुसैन हकानी को के बारे में खान साहब ने कहा कि ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक इधर इदारा है जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है अगर आप किसी बाहर के बंदे के लिए लॉबिंग करें, किसी बाहर मुल्क के लिए लॉबिंग करें। इसमें भी हकानी का नाम नहीं है। ग्रेनियर ने बल्कि डिक्लेयर किया हुआ है कि उसने हकानी को एक पेपर के लिए, जो इधर एक रिवायत है वाशिंगटन में रिसर्च पेपर्स लिखना, उसके लिए हायर किया है। तो ये जो है खान का ये जो डेटा है, ये खान का डेटा आउटडेटेड है। और खान क्लेम जो करता है कि फारा में नाम है हकानी का, ये भी अब हकानी साहब डिनाई करते हैं। अब हकानी साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी बोलना ज़रूरी है फॉर द रिकॉर्ड। हकानी साहब रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि बेसलेस एलिगेशंस हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपने एक वकील के जरिए खान साहब को सीज और डिजिस्ट नोटिस, मतलब कि रुक जाओ और ना बोलो नोटिस दिया हुआ है और थ्रेटन किया हुआ है लीगल एक्शन से अगर वो ये बोलते रहेंगे। अभी तक खान बोलते रहे हैं, हमारे शो पे भी बोले हैं, उससे पहले पिछले दिनों गार्डियन अखबार है, अंग्रेजी अखबार है इंग्लैंड का, उसमें भी ये बोले हैं। तो खान अपनी पोजीशन पे अड़ा हुआ है, तो ये फैक्ट है। और इस पे हकानी ने खान के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है। खान क्यों अपनी पोजीशन पे अड़ा हुआ है, क्यों नहीं डर रहा अपनी लीगल पोजीशन से जो टेन्यूअस है, ओनली खान नोज। फिर जो हुकूमत है, अमरीकी हुकूमत है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी बोला है, हमारे इंटरव्यू से पहले नहीं, हमारे इंटरव्यू के बाद नहीं बोला, मगर हमारे इंटरव्यू के पहले तक उन्होंने बोला हुआ था कि खान की जो एलिगेशंस हैं that there is not and there has never been a truth to it, ना कभी सच थी ना कभी सच हैं। और फिर कहते हैं कि we will not let propaganda, misinformation, disinformation get in the way of any bilateral relationship including our valued partnership with Pakistan। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई जो भी गोभी कह ले, जो भी गलत कह ले, पाकिस्तान के साथ हमारी बड़ी वैल्यूबल रिलेशनशिप है, हम इसे खराब नहीं होने देंगे। ये तो आपका मुद्दा है पिछले इंटरव्यू का, पिछले जो मेरा है पार्ट 1 जो चला है। मगर ये कल की खबर है। आज की खबर क्या है? आज की खबर यही है कि खान जो है वो खुश है, कहता है ठीक है मुझे प्राइवेट सिटीजन करार दे दो, मैं जब तक फौज, जब तक मुझे पाकिस्तान के लोग मेरे साथ हैं, आई डोंट रियली केयर। ये खान ने बोला है हमारे इंटरव्यू में, फिर से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मगर खान चाह क्या रहा है? खान इलेक्शन चाह रहा है और खान फौज से बात करना चाह रहा है। क्या ये दो चीजें फौज और बाकी जो PDM के लोग हैं उन्हें देंगे? लग नहीं रहा, क्योंकि अभी जो आप चंक मुलायजा करेंगे, जो आप वीडियो देखने वाले हैं, उसमें उससे बहुत आग लगी हुई है। आज का जो पार्ट है वो बहुत अहम है। इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग अखबारों ने तो ब्रेक किया, अमरीकी वेबसाइट्स ने ब्रेक किया, मगर मेन चीज है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल डिफेंस हैं वो जाग उठे हैं। वो जाग उठे हैं और वो कहते हैं कि ये जो वजाहत को जो इंटरव्यू दिया है इमरान खान ने, इसके तहत मैं इमरान खान पे एक और केस करना चाहता हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत खान को ये नहीं बोलना चाहिए था। और अगर ये, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये भी बोली है अपनी ट्वीट में कि ये सच है या झूठ है, फिर भी नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, अब इस सब में मैंने अगेन ख्वाजा आसिफ साहब को, इन्होंने ट्विटर पे बात की और तड़ी लगाई कि खान पे एक और केस बनता है गद्दारी का। तो मैंने बात की कि सर अगर ये खान पे केस गद्दारी का बनता है वो तो कंफर्म कर रहा है, जो मेन बंदा है बाजवा जो है, जिसने एक्चुअली ये बोला है, जर्नलिस्ट को बोला है जब उसे बोलना नहीं चाहिए था, केस तो उस पर भी बनना चाहिए। उसको आपका जो चीफ है वो साथ बिठा लेता है, वो ऐनक लगा के अपनी लाल टाई लगा के उस चीफ के साथ बैठा हुआ था पिछले दिनों में, मई की बात है। तो आप एक तरफ से जो बंदा ओरिजिनल जो सिनर है, जो असली पापी है, जिसने एक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन सही अकॉर्डिंग टू खान इंफॉर्मेशन सही है या गलत है उसे नहीं देनी चाहिए थी। अब आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, टेक्निकली चीफ आपके नीचे लगता है, टेक्निकली चीफ आपका नौकर है, राइट? मैं आपको खाली आपकी हायरार्की एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप अपने चीफ से जाके बोलें कि यार ये जो साबिक चीफ था इसका क्या करना है? इस साबिक चीफ पे लगाते हैं ना यार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, खान पे भी लगाते हैं, इस पे भी लगाते हैं। अगर आप वाकई
मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं और मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है, तो अपने चीफ को जो आपके थल्ले लगता है, यस आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आप सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी आपके थल्ले लगता है, फिर चीफ से नहीं बात करनी, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से जाके बात कर लें, उसे बुलाएं, उसकी राय लें आज कि यार ये मैं खान पे ये केस लगाना चाह रहा हूँ, इसने जो वजाहत को जो इंटरव्यू दिया है और बाजवे की जो है बात इसने कंफर्म की है, मगर बाजवे भी लगाना चाहिए, फिर ख्वाजा आसिफ साहब फिर मजा आएगा, राइट? बिकॉज फिर जो ओरिजिनल सिनर है, जो ओरिजिनल बंदा है, जिसने एक्चुअली जो असली पापी है, जिसको ये नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि राज है, रियासत का राज है, ये रियासत का राज उसने हामिद मीर और बाकियों को 25-30 और लोगों को समोसे खिला के जीएचक्यू में बुला के बता दिया, और वो खान खाली कंफर्म कर रहा है खान इज नॉट डूइंग एनीथिंग हामिद मीर हैजंट डन, और व्हाट्स नेम जो उनके साथ जिनके शो पे थे वो, तो उस हिसाब से खान ने क्या गलत की है? खान तो खाली मुझे खबर दे रहा है और वो खबर ऑलरेडी दी हुई है और लोगों ने, तो खान के ऊपर क्यों केस लगा रहे हैं आप? सो अगेन, बाजवा को आपने साथ बिठाना है, बाजवा को आपने सर पे चढ़ाना है, बाजवा को आपने दुबई में अपना एमएसरी बनाना है, ये सब हमको पता है, ये सब हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी विल जस्ट लेट दिस स्लाइड। मगर खान की जो मेन जो खबर है, अब इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, मुझे पता आप वेट कर रहे हैं, सो जस्ट बेयर विद मी। खान ने जो कंफर्म की हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, अब आप अंग्रेजी में सुनेंगे मगर अब हम तज्जिया कम और आपको फैक्ट्स ज्यादा देते हैं। खान ने कंफर्म किया है कि भाई इंडिया के साथ डेफिनेटली डायलॉग चल रहे थे पीस के, इंडिया के साथ अमन जो मुआहदे हैं उनकी बात हो रही थी। इंडिया ने बकौल खान हु साइड्स बाजवा, खान कहता है कि बाजवा कहता था कि इंडिया ने जो कश्मीर के साथ जो आर्टिकल 370 को रोल बैक किया है, आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 इंडियन जो आइन है उसमें एक क्लॉज था, उस क्लॉज में नेहरू साहब के जमाने का वो क्लॉज था, और उसमें जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं, जो आपको पता है ज्यादातर मुसलमान हैं, जो उनको प्रॉमिस किया गया था कि भाई तुम लोगों का एक स्पेशल स्टेटस है, बाकी जो 25-30 रियासतें हैं वो एक तरफ, तुम लोग जो हो वो एक तरफ, उसको रिसेंड कर दिया गया, उसको रोल बैक कर दिया गया, कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया और इंडियन यूनियन में घेर के उसे एक सूबा बना दिया गया, एक रियासत, एक स्टेट बना दिया गया, ये हुआ। अब इस सब में इमरान खान खड़ा हो गया, फॉरेन ऑफिस खड़ा हो गया, कश्मीरी खड़े हो गए, पूरी दुनिया खड़ी होगी, राइट? ओआईसी ने भी इस पे बात की है, तो खाली ये पाकिस्तान इमरान खान का मौकिफ नहीं था, ये ओवरऑल दुनिया का मौकिफ था कि इस कश्मीर के इशू पे एक नहीं 2 यूएन रेजोल्यूशंस हैं, ये तुम्हारे बाप की टेरिटरी नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान को ऑब्वियसली मैसेजिंग जानी चाहिए थी और क्लियरली नहीं गई। इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट, टू बिग, टू रिच, टू पावरफुल टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। इंडिया ने कहा एक्चुअली हमारे बाप की टेरिटरी है, कर लो जो करना है, जो ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि इंडिया इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इट वांट्स इन कश्मीर। मगर इस सब में अकॉर्डिंग टू खान, बाजवा ने कहा था कि भाई मैंने इंडियंस को कन्विंस कर लिया है, वो रोल बैक करेंगे, तुमने एक काम करना है, ठीक है? तुमने 2 काम करने हैं, एक तो तुमने ये जो ट्रेड टॉक्स हैं, जो तिजारत है इंडिया के साथ, ये तुमने क्लियर करनी है, जो तुम क्लियर करोगे तो फिर वो काम करेंगे, वो रोल बैक करेंगे, फिर मोदी इधर आएगा 5-6 दिन के लिए। तो ये इनका मंसूबा था, इस पे रिपोर्ट हुई है, इस पे बहुत रिपोर्टिंग हुई है। अब इस सब में खान ने एक इंटरेस्टिंग हरकत की, जो मैंने उससे पूछी, खान से बार बार पूछी, मैंने खान साहब से पूछा, मैं कहा सर आप बताएं कि आप जब कॉमर्स मिनिस्टर थे, क्योंकि जब वजीर आजम थे तो एक और टोपी पहनते थे कॉमर्स मिनिस्टर की, मैंने कहा आपको पास जब ये लाया गया ये मंसूबा कि इंडिया के साथ पहले तिजारत करेंगे, आपने बहैसियत कॉमर्स मिनिस्टर का, ठीक है डन है, इंडिया के साथ तिजारत करनी चाहिए, हमें इंडियन साजो सामान की जरूरत है, इंडियंस को हमारी साजो सामान की जरूरत है, और तिजारत से यूजली ऑब्वियसली दोनों साइडों को फायदा होता है, हमें भी फायदा होना चाहिए। तो यस, आपने ओके कर दिया, एक पूरी लिस्ट बनी, प्याज, टमाटर, खीरा, पूरी एक लिस्ट बनी, पाकिस्तान क्या बेचेगा, इंडिया क्या बेचेगा। उसके बाद बहैसियत कुछ दिनों बाद बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, जो आपकी असली बड़ी वाली टोपी थी, आपने रद्द कर दिया है, आपने कहा नहीं नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं हो सकती, ब्लॉक कर दिया आपने। और वो दिन है, आज का दिन है कि ये पूरा जो बाजवा का प्लान था कि पहले सीज फायर हो, फिर जो तिजारत की टॉक्स हो वो हो, फिर आर्टिकल जो 370 है वो इंडिया रोल बैक करेगा, और फिर जो है मोदी आके खान के साथ बैठ के कोई अमन मुआहिदा करेगा, ये सब प्लान तो चौपट हो गया। तो सवाल यही बनता है कि खान साहब आपने तो प्लान, आधा प्लान ओके किया, फिर उसी प्लान को अपने चौपट कर दिया, ये आपने क्यों किया? और सवाल मैंने पूछा कि क्या आईएसआई ने आपको आके बोला, किसी और ने आके आपको बोला, किसने आपको एडवाइस दी? शाह महमूद ने आपको एडवाइस दी? कौन था वो बंदा, कौन थे वो लोग, क्या थी वो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे पहले आपने ओके किया और फिर अपना दिमाग, अपना मिजाज बदला?
Who got to you? What happened? क्या इंफॉर्मेशन थी आपके पास? जब चीफ को ये नॉर्मलाइजेशन चाहिए थी, अजीब सी बात है, तो किसने, कौन बंदा है? हमने तो सुना है चीफ सबसे पावरफुल बंदा होता है। जब सबसे पावरफुल बंदा फौज का कह रहा है कि यार साइन कर लो, तो आपने साइन क्यों नहीं किया? What was wrong? What caused you to change your mind? क्या हुआ? इस पे खान साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की। इस पे खान साहब ने कहा कि मुझे याद ही नहीं है। अब ये अजीब सी बात है कि खान साहब को, जिनकी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त मेमोरी है, हर चीज के बारे में बड़ी बड़ी जबरदस्त मेमोरी है उनकी, फिट रहते हैं, मेंटली वेरी स्ट्रांग, वेरी फोकस्ड, वेरी केपेबल, खान साहब ने ये चीज गोल कर दी। अब शायद वो वाकई भूल गए हैं, या शायद किसी और रीजन की तरफ से की वजह से बोल रहे हैं, मगर ये इंटरनेशनल न्यूज थी कि एक बंदा जो बहैसियत कॉमर्स मिनिस्टर ओके कर रहा है, वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उसी पॉलिसी को दबा रहा है, उसी फाइल को दबा रहा है। अब हो क्या गया है कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि मोदी तो ऑब्वियसली इमर्ज कर गया है एज द किंग ऑफ साउथ एशिया। मोदी, एवरीबडी वांट्स मोदी। मोदी के साथ अमेरिकन उसके दीवाने हुए हैं, अरबी उसके दीवाने हुए हैं। आज वो मिस्र में गए हैं, मिस्र में उन्हें जबरदस्त बादशाहों वाला जो एजाज है वो वाला उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। मगर खान जो एक चीज को क्लैरिफाई नहीं कर रहा, वो शायद हम आपके लिए आज क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये जो हुकूमत है अब ये वही पॉलिसी इख्तियार करना चाह रही है। पिछले दिनों में मोदी के आने से कुछ दिन पहले 14 जून को, जब हम सब की नजर ऑब्वियसली हर वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स पे होती है, हम सब बाहर के कम अखबार पढ़ते हैं, एक छोटी फॉरेन मिनिस्टर है आपकी, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है हिना रब्बानी खर ने, एक अमरीकी अखबार है पॉलिटिको, जो वॉशिंगटन का कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉलिसी पेपर है, उसको एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली एक बात की कि भाई पाकिस्तान एक्चुअली फिर से तिजारत चाहता है हिंदुस्तान के साथ, मगर वो हिंदुस्तानी हैं जो मुसलमानों को गालियां देते हैं और मुसलमानों के खिलाफ अपने लोगों को खड़ा करते हैं और मुसलमानों को मारते हैं और पाकिस्तान को गालियां देते हैं। तो ये बंदा जो है इसमें बहुत बोगस है, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ हेट है, मुसलमानों के खिलाफ हेट है। मोदी की बात करनी थी मगर हम तैयार हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये वही पॉलिसी है जो इमरान खान को कन्विंस करने के लिए बाजवा एंड कंपनी ने 3 साल पहले फ्लोट की थी, और आज फिर वही जुबान इस्तेमाल हो रही है कि हम तैयार हैं। अब पाकिस्तान की बैक एंड फोर्थ में, डेली पॉलिटिक्स में बड़े दिनों बाद ये खबर आई है, ये खबर मिस हुई है मेन स्ट्रीम से। मेन स्ट्रीम तो खैर आपने वैसे ही दबाया हुआ है, खत्म है, वो एक दूसरे की ट्वीटें पढ़ के पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खबर बनाते हैं। मगर ये बड़े इंपॉर्टेंट वक्त पे हिना रब्बानी खर ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वॉशिंगटन के शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी बेस्ड, पॉलिटिक्स बेस्ड जरीदे को ये इंटरव्यू दे के एक सिग्नल दिया मोदी को। और ऑब्वियसली मोदी की आमद से दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ये सिग्नल गया है। अब हिंदुस्तानियों ने इस पे नहीं अभी तक रिस्पॉन्ड किया कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ तिजारत चाहते हैं। तड़ी उन्होंने लगाई और अमेरिका को भी अपने साथ रख के तड़ी लगाई। तो ओवरऑल मैसेज क्लियर है कि पाकिस्तानी फिर, ये जो हुकूमत है, एंड खान हैज अ पॉइंट, कि आप फिर कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। दूसरी साइड आपको गालियां दिए जा रही है, दूसरी साइड आपको दहशतगर्द कह रही है या दहशतगर्दी का प्रमोटर कह रही है, और आप फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ फिर से ताउन कर लो, हमारे साथ फिर से ट्रेड कर लो। बड़े दिनों बाद एक फ्रेंडली सिग्नल गया है, ऑब्वियसली मिक्स सिग्नल था मगर ओवरऑल फ्रेंडली था। अभी तक, अंग्रेजी में कहते हैं द इंडियंस हैवंट बिट येट, अभी तक हिंदुस्तानियों ने ये जो आपने थोड़ा सा दिया है चारा, इसको पकड़ा नहीं है। सवाल बनता है कि विल द इंडियंस बाइट, ये जो नई पॉलिसी आपने फ्लोट की है। एंड एक और सवाल बनता है जो मैंने इमरान खान से पूछा, 1-2 बार पूछा, और अब मुलायजा कीजिए कैसे पूछा, उसका एग्जैक्टली क्या जवाब दिया कि हिंदुस्तानियों के साथ जब डील होने वाली थी, जब आपको जो नोबेल पीस प्राइज है, आपको बाजवा जैसा भी है, उसने आपको एक मौका दिया कि आप नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट कर लें, कश्मीर सॉल्व कर लें और मोदी जैसे बंदे के साथ सॉल्व कर लें, बल्कि उसको होस्ट करें। तो क्या हुआ? किसने आपको इस राह से हटाया? अभी तक इमरान खान ने ये बात शेयर नहीं की है, मगर जिस तरीके से की है क्लियरली लग रहा है कि कुछ एलिमेंट्स थे, क्योंकि इमरान खान जब कहता है कि मनु तो याद ही नहीं, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग न्यूज। ये हमारा बाकी का शो है, मुलायजा कीजिए। मैं अब एक और बहुत बड़ी खबर है वॉशिंगटन से, ये किस किस्म का डंडा दे रहे हैं पाकिस्तान को हिंदुस्तानी, और अमेरिका किस किस्म का एक और थ्रेट कर रहे हैं,
FATF फिर से इन्होंने शुरू कर दिया है पाकिस्तान को थ्रेट करना। वो अगला मेरा होगा व्लॉग। एक और अगले दिनों में, अगले 1-2 दिन में मोदी की जो खान के लिए, पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन पॉलिसी थी बनिस्बत मोदी की, इनके लिए, ये जो हमारे आजकल चाचू बैठे हैं, इनके लिए जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें क्या फर्क है। लीडिंग जो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के और मोदी के इंडियन पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ इंटरव्यू है, अनकरीब है। अब एंजॉय करें। और मैं ऑफ कोर्स याद दिलाता चलूं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, tell me what you like, tell me what you don't like, tell me you miss me, tell me you don't miss me at all. Enjoy the show. This is Khan versus Khan in the next segment. Stay tuned. Pakistan Zindabad. All right. Well, when you were not a private citizen, when you were Pakistan's prime minister, you were praised. Let's go back to even further. Forget last year. Let's go back to your career. Let's pivot to India. So, 2019, February, there was, as you remember, there was a military escalation with India. Pakistan Air Force jets shot down Indian aircraft. You were praised globally in those tense 24, 48 hours. For the stance you took against war. You de-escalated what could have been a potential nuclear face-off between these two rivals. You were, again, I'm going to say it on the record because it needs to be said, you were quite responsible in your statements and praised globally, even in India. However, eventually, the criticism is that you missed an opportunity to establish long-term peace with India. General Bajwa, I know you're not a fan, but General Bajwa came with a peace plan, which was constructed very delicately over years. There was a ceasefire, there were trade talks, there was a potential visit in the offing, and you rejected the trade talks. Even though as Commerce Minister, which you wore that hat, you first approved the trade ties, but then as Prime Minister, you rejected them. It was quite awkward to see the same man, Imran Khan, the Commerce Minister, saying yes, peace with India, normalization with India, saying no, as Prime Minister, no peace with India, no normalization with India. What caused that? What caused that irregularity? Was there ISI interference? Did you get a second reckoning? Why did you change your mind? Look, I do not believe in settling issues through military action. I am against. I have always been anti-military settling issues through war or through using arms. So and this is not now. It's been my view for 3 decades. Now, what happened was that when that happened, when the Pulwama happened and we returned the pilot, I mean, it was clear that it is unthinkable for two nuclear-armed countries to even think of escalation. I mean, I am worried about what's happening in Ukraine right now, and I worry that this could go out of hand. So, as someone who was against nuclear arms and the idea of the world committing suicide through nuclear war. So, what happened was that on 5th February 2019, India took away the statehood of Kashmir unilaterally. Now, we all know that there's a United Nations Security Council, not one, two resolutions on Kashmir, that Kashmir was a disputed territory between Pakistan and India. And through a plebiscite, it was to be decided, the people of Kashmir were supposed to decide. Now, that was the status. Suddenly, on 5th August 2019, India unilaterally got rid of that treaty and the UN resolutions and took away the statehood. So what were we supposed to do? 100,000 Kashmiris have been martyred in this in their quest for independence. And so what was Pakistan supposed to do? Accept the fait accompli, or actually stand with the people of Kashmir who had given such sacrifices? So that's what we decided. And the reason why our relationship, and by the way, I tried my best before then to improve our relationship with India. In fact, my first statement was, you come one step towards us, we'll come two towards you. I mean, I tried everything, but I came across this brick wall and I realized it's
something to do with the RSS BJP mentality, where they just want, they've cashed in on hostility with Pakistan. That's all. But frankly, it was never a question of being misled by anyone. And Bajwa, I don't know what he's talking about, because the idea which he was floating to me was that first India would give some concession, then we would invite them to Pakistan. The concession was that they would gradually steps they would undo what they had done on 5th August. But that never happened. So it never moved forward. I don't know what he's talking about. So, because Bajwa keeps shifting his positions. So what about the bit which your office did? Forget Bajwa. You accepted during all of this, during this potential breakthrough, when there was a ceasefire in place, when there was a visit by Prime Minister Modi in the offing, where you would have hosted him. I mean, if I may, Khan Saab, this is a Nobel Prize being presented to you. And here you are as Commerce Minister. You accept trade talks, and then a few days later, you reject your own trade talks. I'm trying to get to the bottom of, was it forces within the military? Was it the ISI? What did you get intelligence briefings from someone? What caused you to change your mind when you were almost there, along with your chief, in trying to repair ties, even convincing India to back off from Article 370? Look, I don't remember the trade talks. All I know is that there was this supposed to be a quid pro quo. India was supposed to give some concession, give some sort of a roadmap to Kashmir. And I was going to then host Narendra Modi in Pakistan. But it never materialized. So it never went further than that. So that's how it was. Speaking of that era as well, it was around the same time, now recent reports have emerged, that General Bajwa went public. At that time, he said it privately, he said it to a bunch of journalists, that Pakistan has lost military parity with India. Pakistan's tanks are rusted. Pakistan doesn't have the fuel to provide its forces to fight a war. And that's why peace with India is inevitable, because Pakistan can't keep up. You've seen this in recent news items. Did that intelligence, did that briefing from your Chief of Army Staff ever come to your office? Did he ever consult you or confront you with this data? Look, even if that was the case, for an army chief to make these statements is so ridiculous. What army chief makes these foolish statements? Even if it is the case. So, number one, yes, General Bajwa would make these statements, but I mean, for an army chief, he's basically saying that, he's basically saying we are just too weak. You never make such a statement. But more to the point, who wants war with India? I mean, why would we want war with India? Why would anyone want to see a confrontation between the two countries? The thing is, like two civilized countries, we should solve our issues through dialogue. And if we can't solve them through dialogue, we just keep talking. But war is never an option. So, firstly, war is not an option. Secondly, for army chief to keep saying that, we are basically, he says, I mean, to say, I can't imagine an army chief saying such a stupid thing as that. But you were not privy to it. He did not inform you of this lack of security preparedness vis-a-vis India. No, he used to talk about it frequently. All I'm saying is that why would he talk to journalists about this? This is supposed to be a secret. Would you disclose if you have a problem with another country and our problem is Kashmir? Would you make a statement like that if you're the army chief? No, you wouldn't say that. You would say we are ready to defend our country, even if you can't, but you would say that. So all I'm saying is, from an army chief to make a statement, I mean, what more can I say?